बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक अध्याय 4 के, जिसका नाम था बच्चों मानचित्र। मानचित्र में हमने बच्चों मानचित्र की परिभाषा, मानचित्र के प्रकार जिसमें भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक ये देखे, मानचित्र के घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक, इनके बारे में अध्ययन किया। वहीं बच्चों मानचित्रों का संग्रह जो एटलस के नाम से जाना गया उसके बारे में, रेखाचित्र और खाका के बारे में अध्ययन किया। तो बच्चों उस पार्ट में अपना पूरा चैप्टर समाप्त हो गया था। इसके आज वाले पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊँ इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बच्चों वो, तो इसमें बच्चों बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों के बारे में। शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो बच्चों मानचित्र के 3 घटक की बात करें तो हमने देखा कि बच्चों मानचित्र के 3 घटक जिनमें दूरी, दिशा और प्रतीक, ये क्या थे? मानचित्र के बच्चों 3 घटक थे, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे सामने, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? जो बच्चों मानचित्र को दर्शाने के लिए जो मुख्य 4 दिशाओं का उपयोग किया जाता था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उन्हीं को बच्चों किस नाम से जाना गया? प्रधान दिग्बिंदु के नाम से जाना गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये बच्चों क्या है? मानचित्र के प्रधान दिग्बिंदु हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन में अपने को बच्चों क्या करना है कि जो पैमाना है उसकी परिभाषा को लिखना है, अर्थात इस पैमाने को परिभाषा सहित लिखना है। और पैमाने की बच्चों परिभाषा हमने देखी बच्चों कि मानचित्र पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का एक अनुपात लेना है। किसके साथ बच्चों? धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में जो वास्तविक दूरी है उसके साथ में, अर्थात मानचित्र और धरातल पर समान बिंदुओं के बीच में जो अनुपात लिया जाएगा वो किस नाम से जाना जाएगा? मानचित्र का पैमाना कहलाएगा। तो इसमें यह लिखना है अपने को कि मानचित्र की पैमाने की जो परिभाषा है उसको बताना है। नेक्स्ट है बच्चों, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? तो बच्चों हमने देखा इसके अध्याय में कि ग्लोब की जो कमियां थी उनको पूर्ण करने के लिए मानचित्रों को डेवलप किया गया, अर्थात मानचित्र क्या है? ग्लोब से अधिक सहायक हैं। इसमें देखेंगे बच्चों कि मानचित्र अधिक सहायक हैं, अर्थात इनसे जानकारी क्या मिलती है बच्चों? अधिक मिलती है। किसकी अपेक्षा बच्चों? ग्लोब की अपेक्षा। मानचित्र में बच्चों कम क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्रों को भी दर्शाया जा सकता है, जिससे छोटे छोटे क्षेत्रों की बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमको मिलेगी। वो जानकारी छोटे क्षेत्रों की ग्लोब से हमको नहीं मिल सकती, इसलिए क्या है? मानचित्र ग्लोब की तुलना में क्या है? अधिक सहायक है। यदि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना हो साथ में, तो मानचित्र बच्चों क्या है? अधिक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाए जा सकते हैं ग्लोब की तुलना में। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से नहीं लेके जाया जा सकता मानचित्र की अपेक्षा। तो ये कुछ 2-3 इसमें जो मुख्य मुख्य अंतर है ये अपने को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मानचित्र और खाका के बीच में जो मुख्य मुख्य अंतर है वो अपने को बताने हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये अपना मानचित्र और ये हो गया बच्चों अपना खाका। तो पहले अंतर की बात करते हैं। तो बच्चों मानचित्र क्या है? पृथ्वी के किसी भी भाग का पैमाने के आधार पर लिया गया क्या है? रेखाचित्र है, तो वो क्या कहलाएगा? मानचित्र कहलाएगा। वहीं खाका क्या है बच्चों? या तो किसी भवन का और या फिर किसी छोटे क्षेत्र का लिया गया रेखाचित्र है, ये क्या कहलाएगा? खाका कहलाएगा। अर्थात खाका किसी छोटे क्षेत्र जैसे किसी भवन इत्यादि का बनाया जाता है, वहीं पृथ्वी के किसी भाग का यदि बनाएंगे तो वो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? मानचित्र बनाना पड़ेगा। इसमें बच्चों
जो पैमाने की बात करें तो पैमाना मानचित्र में छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के पैमानों का उपयोग करके मानचित्रों को बनाया जा सकता है। वहीं खाके की बात करें तो बच्चों खाके में हमेशा और हमेशा बड़े पैमाने का ही उपयोग किया जाएगा। इस बात को आप हमेशा और हमेशा बच्चों ध्यान रखें कि खाके को जब भी निर्मित किया जाएगा तो हमेशा और हमेशा बड़े पैमाने का उपयोग करेंगे, क्योंकि खाके का जो क्षेत्र है वो क्या है बच्चों, अत्यंत सीमित है। आगे बात करें कि बच्चों मानचित्र से जो जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात मानचित्र से खाके की तुलना में क्या हो रही है, कम जानकारी प्राप्त होती है। वहीं जानकारी की बात करें तो बच्चों जो खाका है वो क्या देता है, मानचित्र की तुलना में क्या देता है, अपने को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करता है एक क्षेत्र विशेष के बारे में। वहीं ग्लोब और मानचित्र में बात करेंगे तो बच्चों ग्लोब कम जानकारी देगा, मानचित्र ग्लोब से अधिक जानकारी देगा। लेकिन खाका जो है बच्चों वो मानचित्र की अपेक्षा भी क्या है, अधिक जानकारी हमको प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। विस्तृत जानकारी करेगा बच्चों छोटे क्षेत्र का जो मानचित्र होगा, वो छोटे क्षेत्र का मानचित्र होगा बच्चों बड़े पैमाने का मानचित्र। तो किसी भी क्षेत्र विशेष या मानचित्र के बारे में जब हमको विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाला हो तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, बड़े पैमाने का मानचित्र कहलाएगा। अर्थात बड़े पैमाने का मानचित्र हमें क्या करेगा, अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करेगा। बच्चों इसमें पूछा गया प्रतीक जो मानचित्र का एक मुख्य घटक था वो किस प्रकार से मानचित्रों के अध्ययन में क्या है बच्चों, सहायक होते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि प्रतीकों के माध्यम से मानचित्रों का अध्ययन क्या हो जाता है, बहुत अधिक आसान हो जाता है। अध्ययन क्या हो गया बच्चों, आसान हो गया। प्रतीकों को बच्चों छाया के द्वारा, विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा इत्यादि इनको विभिन्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जिससे क्या है कि किसी भी मानचित्र को पढ़ना अपने लिए क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। अब प्रतीकों की बात करें तो बच्चों प्रतीक क्या करते हैं बच्चों, कम स्थान में अधिक जानकारी देंगे। अर्थात प्रतीकों का काम क्या है बच्चों, स्थान तो कम घेरेंगे और जानकारी हमको क्या देंगे, अधिक जानकारी देंगे। वहीं बच्चों एक और अंतर की बात की जाए तो वो है कि प्रतीकों की जो भाषा होती है बच्चों वो क्या होती है, विश्वव्यापी भाषा होती है। और इस विश्वव्यापी भाषा होने के कारण बच्चों प्रतीकों को किसी भी देश के नागरिक के द्वारा, किसी अन्य देश के नागरिक के द्वारा भी जो मानचित्र बने हैं उनको अध्ययन करना आसानी से संभव हो जाता है। किसके कारण बच्चों, केवल और केवल प्रतीकों के कारण, क्योंकि प्रतीक पूरे विश्व के क्या रहते हैं बच्चों, समान रहते हैं। किसी भी देश विशेष के अलग प्रकार के प्रतीक नहीं बनाए जाते, इसलिए प्रतीकों की भाषा जो क्या है बच्चों अपने सामने क्या है, विश्वव्यापी। और ये बच्चों मानचित्र को पढ़ने में प्रतीक किस प्रकार से सहायक है, ये कुछ इस प्रकार से आप अंतर इसमें दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें अपने को एक प्रश्न दिया गया और उसमें विभिन्न विकल्प दिए गए, उनमें से किसी सही वाले विकल्प के ऊपर चिन्ह का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों इसमें अपना वृक्षों के वितरण को दिखाना है। वृक्षों का वितरण बच्चों एक भौतिक विशेषता भी नहीं है और एक राजनीतिक विशेषता भी नहीं है। भौतिक और राजनीतिक विशेषता नहीं है क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का लक्षण है और विशेष प्रकार के लक्षणों को बच्चों थीमेटिक मानचित्र के द्वारा दर्शाया जाता था। आगे है बच्चों नीले रंग का प्रयोग। ये बच्चों प्रतीक है, नीला रंग क्या है बच्चों, प्रतीक है। प्रतीक है किसका बच्चों, जल का। तो जल या जलाशय और जल से संबंधित जितने भी जो झील है, महासागर है, सागर है, इनको दर्शाना होगा तो बच्चों कौन से रंग का प्रयोग करेंगे, नीले रंग का प्रयोग करेंगे। तो पर्वतों का भी नहीं होगा, मैदानों का भी नहीं होगा, किसका होगा बच्चों, जलाशयों का होगा। अर्थात जलाशयों को दिखाना है तो नीले रंग का प्रयोग करेंगे। वहीं बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि कृषि क्षेत्र को दिखाना है तो किसका रंग का प्रयोग करेंगे, तो हम देखेंगे कि कृषि के लिए हमेशा और हमेशा नक्शों में, मानचित्रों में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। यह भी आप ध्यान रखें बच्चों यहाँ पे। अगला प्रश्न है बच्चों दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। बच्चों दिक्सूचक हमने देखा कि एक ये यंत्र है जिससे दिशा अर्थात मुख्य दिशा का ज्ञान होता है। तो दिक्सूचक क्या है, एक प्रकार का यंत्र है जिससे मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाता है। अगला है बच्चों प्रश्न अपना
पैमाना आवश्यक है। बच्चों पैमाना हमने देखा कि जो रेखा चित्र और ये जो प्रतीक है इनमें पैमाने का किसी भी प्रकार का कोई भी रोल या भूमिका नहीं है। तो पैमाना केवल और केवल मानचित्रों को बनाने के लिए ही उपयोगी होता है। तो बच्चों इस भाग में हमने देखा कि इस अध्याय में जितने भी प्रकार के जो अभ्यास प्रश्न बने हैं उनको किस प्रकार से अपने को उत्तर लिखना है। वहीं इसके आगे वाले भाग में मैं बच्चों आपके लिए लेके आऊँगा अध्याय 5, जिसका नाम बच्चों है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।